चलिए बताइएगा। द्रव तापमापी में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ सही है, एल्कोहल और पारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। एल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में किया जाता है जो कितना डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप मापते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस। हाँ, -40 डिग्री सेल्सियस से के नीचे के ताप को मापता है। ठीक है, और एल्कोहल जमता है हाँ -115 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। पारा कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? सही है, -39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। पारा कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है? 357। हाँ ठीक है, 357 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के ताप के मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले थर्मामीटर को क्या कहते हैं? हाँ सही है, क्लिनिकल थर्मामीटर। हाँ, क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्लिनिकल थर्मामीटर में न्यूनतम तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। और डिग्री सेल्सियस में 35। हाँ 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और उच्चतम बिंदु कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 110। हाँ 110। और डिग्री सेल्सियस में 43 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से कितना डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है? ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर कितना डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है गैस तापमापी से? ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के द्वारा कितना से कितना तक के ताप को मापते हैं? हाँ सही है, -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ताप युग्म तापमापी से कितना तक के ताप को मापा जा सकता है? हाँ, ताप युग्म तापमापी। हाँ, -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ताप युग्म तापमापी किस प्रभाव पर आधारित है? हाँ, ताप युग्म तापमापी किस प्रभाव पर आधारित है? हाँ सही है, सीबेक प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। किस तापमापी की सहायता से अत्यधिक ऊंचे एवं दूर स्थित वस्तुएं जैसे सूर्य आदि की तापों की माप की जाती है? हाँ, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। हाँ, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। ठीक है, बताइएगा। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस नियम पर आधारित है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस नियम पर आधारित है? तो यह है स्टीफन के नियम पर आधारित है। हाँ, स्टीफन के नियम पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। ताप मापने के लिए हम दो बिंदु निश्चित करते हैं। पिघलते हुए बर्फ के ताप को क्या कहते हैं? हिमांक। ठीक है, पारे के 760 मिलीमीटर दाब पर उबलते हुए जल के ताप को क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, भाप बिंदु कहते हैं, स्टीम पॉइंट। हाँ, स्टीम पॉइंट। ठीक है, कई प्रकार के ताप पैमाने प्रचलित हैं, कौन कौन? ठीक है, हाँ सही है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन और रैंकाइन। हाँ, रैंकाइन ताप पैमाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। सेल्सियस पैमाने में हिमांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और भाप बिंदु? ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है।
पहले सेल्सियस पैमाने को क्या कहा जाता था? हाँ सही है, उसे सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? हाँ सही है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि भाप बिंदु सही है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमर पैमाना या रोमर पैमाना में हिमांक कितना डिग्री रोमर रहता है? 0, ठीक है, और भाप बिंदु 80 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, केल्विन पैमाना में हिमांक कितना केल्विन होता है? हाँ 273, और जबकि भाप बिंदु 373। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिद्धांत रूप में अधिकतम ताप का कोई सीमा नहीं है, परंतु निम्नतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, इसे क्या कहते हैं? सही है, इसे परम शून्य ताप कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 0 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस? हाँ हाँ -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जल कितना कितना केल्विन पर उबलता है? हाँ हाँ 373। ठीक है, केल्विन पर। ठीक है, जबकि फ़ारेनहाइट 212, हाँ 212, और डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बताइएगा, मानव शरीर का सामान्य ताप डिग्री सेल्सियस में कितना डिग्री सेल्सियस? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में हाँ 98.6। ठीक है, और केल्विन में मानव शरीर का सामान्य ताप हाँ सही है 310 केल्विन। ठीक है, और कमरे का सामान्य ताप डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 27, हाँ 27, और फ़ारेनहाइट में कमरे का सामान्य ताप फ़ारेनहाइट में 80.6, हाँ 80.6। ठीक है, और केल्विन में कमरे का सामान्य ताप 300 केल्विन, हाँ 300 केल्विन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा को पदार्थ का क्या कहते हैं? सही है, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? सही है, 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितना है? 1, हाँ पानी का 1 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, इस दशा में 1 ग्राम गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह नियत आयतन पर गैस की क्या कहलाती है? वही विशिष्ट ऊष्मा ही कहलाती है। हाँ, जिसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है सीवी के द्वारा, हाँ सीवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है? हाँ ठीक है, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, हाँ जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। ठीक है। नियत दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम गैस का ताप नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है, सीपी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, सीपी माइनस सीबी बराबर आर, यह कौन सा सूत्र है? हाँ ठीक है, मेयर का सूत्र है, मेयर का सूत्र। ठीक है, वही है सीपी। ये जो सीपी हो गया आपका नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा।
ठीक है। और सीबी हो गया नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, है ना, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, वॉल्यूम। और हाँ, पी मतलब प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सामान्यतः पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है, क्यों? हाँ, क्योंकि ताप बढ़ने पर पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, हाँ बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ पदार्थ वैसे जैसे पानी 0 से डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच उसका आयतन क्या होता है? संकुचन होता है। हाँ, ताप बढ़ने पर संकुचन होता है, ठीक है। और जैसे सिल्वर आयोडाइड भी कितना से कितना डिग्री सेल्सियस के बीच? हाँ, 80 से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है इसका आयतन संकुचन होता है, घटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु की इकाई लंबाई में जो वृद्धि या प्रसार होता है उसे क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु की इकाई लंबाई में जो वृद्धि या प्रसार होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है, उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु के इकाई क्षेत्र में जो प्रसार होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर फॉर्मूला क्षेत्रफल में वृद्धि बटा मूल क्षेत्रफल गुने ताप वृद्धि। हाँ, उसी प्रकार रेखीय प्रसार गुणांक बराबर लंबाई में वृद्धि बटा मूल लंबाई गुने ताप वृद्धि, ठीक है। यदि ताप बढ़ाया जाता है तो सबसे कम प्रसार किस में होगा? ठोस में। और सबसे अधिक प्रसार गैस में, ठीक है। उससे कम प्रसार द्रव में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु की इकाई आयतन में जो प्रसार होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है, उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। इसमें भी वही होगा, आयतन प्रसार गुणांक बराबर आयतन में वृद्धि बटा मूल आयतन गुने ताप वृद्धि, ठीक है। अगला बताइएगा, बीटा बराबर कितना अल्फा? हाँ, 2 अल्फा, ठीक है। और गामा बराबर कितना अल्फा? 3 अल्फा, ठीक है। अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल टू, ठीक है, 1:2:3, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, जल का घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है? ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ना आरंभ हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जल का असामान्य प्रसार। हाँ, जल का असामान्य प्रसार कहते हैं, ठीक है, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन बताएगा, ठंडे देशों में तालाबों के जम जाने पर भी मछलियां जीवित रहती है, क्यों? हाँ, क्योंकि हाँ, ऊपर जम जाता है, नीचे नहीं जमता,
हाँ ठीक है, क्योंकि जल जमने की क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है, इस कारण तालाब का ऊपरी भाग जम जाता है और नीचे वाला भाग 4 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था में रहता है, जिससे मछली जीवित रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जाड़े की रातों में पाइप फट जाता है, पानी का जो पाइप रहता है वो फट जाता है, किस कारण से? हाँ हाँ, क्योंकि पानी के असामान्य प्रसार के कारण जाड़ों की रातों में पाइप फट जाता है। कारण वही है कि वो फैल जाता है ना। हाँ, आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है पानी जमने पर। जल है वो जमेगा तो 10 kg हो। हाँ वही है, यदि पानी 9 लीटर हो तो जमने के बाद वह 10 लीटर ठोस बर्फ में बदल जाता है। 1 लीटर बढ़ जाता है जमने पर। अगला क्वेश्चन बताएगा, उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को क्या कहते हैं? सही है, उष्मा का संचरण। ठीक है, संचरण की 3 विधियां हैं, कौन कौन? हाँ ठीक है, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जब बिना स्थान परिवर्तन किए ही पदार्थ के तप्त कण अपनी उष्मा अपने बगल वाले कणों को दे देते हैं और पूरी वस्तु गर्म हो जाती है, तो उष्मा के संचरण की इस विधि को क्या कहते हैं? चालन। हाँ, चालन कहते हैं। ठीक है, अर्थात इस विधि से उष्मा का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ, आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिन पदार्थों से होकर उष्मा का चालन सरलता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उसे चालक कहते हैं। हाँ, चालक, कंडक्टर कहते हैं उसका। ठीक है, और जिन पदार्थों से उष्मा का चालन सरलता से नहीं होता या बहुत कम होता है उसे कुचालक या अचालक या बैड कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी, हाँ, पत्थर, बालू, गैस, है ना, ये सब कुचालक है। ठीक है, और चालक के उदाहरण सभी धातु, है ना, अम्लीय जल, मानव शरीर भी चालक है। हाँ, चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जिन पदार्थों से उष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे उष्मारोधी पदार्थ कहते हैं। हाँ, फिर से सुनिए इसको, जिन पदार्थों से उष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता उसे उष्मारोधी पदार्थ कहते हैं। थर्मल इंसुलेटर, जैसे हाँ, एबोनाइट और एस्बेस्टस, हाँ, उष्मारोधी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैसों एवं द्रवों में उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सही है, संवहन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन बताएगा, किस विधि में उष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? ठीक है, विकिरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विकिरण में उष्मा तरंगों के रूप में चलती है, उन्हें कौन सी तरंगे कहते हैं? हाँ ठीक है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जैसे पृथ्वी तक सूर्य की उष्मा विकिरण विधि से आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठोसों तथा पारे में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन। हाँ, चालन विधि द्वारा होता है। और वायुमंडल गर्म होता है किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। ठीक है, गर्म होता है संवहन से, आता है पृथ्वी पर विकिरण। हाँ, विकिरण से वो डायरेक्ट आ जाता है पृथ्वी पर। तो निचला परत जो है ना पृथ्वी का गर्म होता है, निचला परत गर्म होता है तो नीचे वाला जो वायु गर्म हो जाता है,
तो हल्की होकर के ऊपर उड़ जाता है। हाँ, तो संवहन हो गया। आगे फिजिक्स में पढ़ेगा पेज नंबर 27-28। बताएगा परमाणु संरचना के अध्ययन के संदर्भ में किसने 1913 में तत्वों के एक नए विशिष्ट गुण की खोज की और इसका नाम उन्होंने परमाणु संख्या दिया? मोसले। हाँ, मोसले। और उन्होंने बताया कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु में उपस्थित किस संख्या के समान होती है? हाँ, प्रोटोनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतारें होती हैं? 7। ठीक है, और उदग्र स्तंभ 18। हाँ, उदग्र स्तंभ 18 और क्षैतिज कतार 7, जिसे आवर्त कहते हैं। और उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? हाँ, क्षार धातु होता है। और अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है, अब पहले आवर्त का प्रथम सदस्य क्या है? हाइड्रोजन है, जो कि अपवाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या 58 से 71 तक के क्या कहते हैं? लैंथेनाइड। और 90 से 103 एक्टिनाइड्स। ठीक है, हाँ एफ में है। एफ ब्लॉक दिया। हाँ, एफ ब्लॉक। आप जो बोले ना मेरा गलत हो जाएगा तो कमेटी पढ़ना छोड़ देंगे। देखिए वही है एफ ही है। 58 से 58 डी ब्लॉक और 58 एफ ब्लॉक और उसका 89 जो बोले डी ब्लॉक और 90 एफ ब्लॉक देखिए। हाँ, ठीक बोले। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के किस क्रम में सजाकर रखा गया है? मेंडलीव परमाणु भार, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाकर तैयार किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धातुई गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, सही है, घटता है। ठीक है, जबकि अधातु गुण में क्या होती है? हाँ, वृद्धि होती है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, घटती है और फिर बाद में बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी आवर्त में तत्वों की संयोजकता 1 से बढ़कर कितना हो जाती है? 4 तथा उसके बाद घटते घटते कितना हो जाती है? ठीक है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से बढ़कर कितना हो जाती है? 8। हाँ, 1 से बढ़कर 8 हो जाती है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आवर्त सारणी में किसी आवर्त में इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रीति बढ़ता है। ठीक है, अगला है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? ये भी बढ़ता है। हाँ, बढ़ता ही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता है? ये भी बढ़ता है। हाँ, ये भी बढ़ता है। ठीक है। और आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? घटता है। परमाणु की त्रिज्या घटता है। ठीक है। और आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड के भास्मिक गुण यानी बेसिक नेचर क्या होते हैं? घटते जाते हैं। हाँ, भास्मिक गुण घटते जाते हैं बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है? हाँ, वृद्धि होती है ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, वर्ग में। और धातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है? हाँ, क्रियाशील होती है। जबकि अधातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। ठीक है। वर्ग के तत्वों की संयोजकता क्या होती है? बराबर, समान होती है। हाँ, बराबर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होती है। ठीक है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में इलेक्ट्रॉन प्रति का मान ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? घटता है। हाँ, घटता है। ठीक है। और आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता प्रायः घटता है। ठीक है। और आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटता है। हाँ, घटता है। ठीक है। और आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118। हाँ, 118। ठीक है। और प्रकृति में प्राप्त तत्व कितना है? 98। ठीक है। और कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व 20। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। ठीक है। सबसे हल्का तत्व कौन है? सबसे हाइड्रोजन तत्व एलिमेंट। हाँ, हाइड्रोजन सही है, हाइड्रोजन। और सबसे भारी तत्व कौन है? ओस्मियम। ठीक है। और सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। और सब द्रव धातु तत्व कौन है? हाँ, पारा। हाँ, द्रव धातु तत्व पारा है। और द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन। ठीक है। अब विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व चांदी। अब विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट। हाँ, ग्रेफाइट सही है। और सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन है? सोना। और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन है? फ्लोरीन। हाँ, फ्लोरीन। ठीक है। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है? सीजियम। हाँ, सीजियम है। ठीक है। और सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन है? हीलियम। हाँ, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। और न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। ठीक है। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन। हाँ, फ्लोरीन। और सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग शून्य वर्ग। हाँ, शून्य वर्ग। ठीक है। और एक परमाणविक तत्व अक्रिय गैसें होती है। एक परमाणविक तत्व जो होता है वो अक्रिय गैस है। अब मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। और मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम। और हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कैल्शियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्कों से धातुओं के उत्पादन में कई भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाएं काम में आती है। धातुओं के उत्पादन में निहित विभिन्न प्रक्रियाओं के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? सही है, उसे धातु कर्म कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है। प्रकृति में पाए जाने वाला वह पदार्थ जिसमें मुख्यतः एक रासायनिक अवयव उपस्थित रहता है क्या कहलाता है? खनिज। हाँ, खनिज कहलाता है। ठीक है। और किसी खनिज में धातु का पर्याप्त प्रतिशत हो तथा जिससे शुद्ध धातु सरलता से एवं सस्ते में प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे ओर कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बोरेक्स किसका एस्क है? सोडियम। ठीक है। डोलोमाइट किसका एस्क है? डोलोमाइट, हाँ डोलोमाइट है मैग्नीशियम और कैल्शियम, कैल्शियम। ठीक है। अगला बताएगा कार्नेलाइट किसका एस्क है? हाँ मैग्नीशियम का, हाँ मैग्नीशियम का ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का। ठीक है। अगला बताएगा कैल्कोपाइराइट किसका है? कॉपर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गैलेना किसका है? सीसा। ठीक है। अर्जेंटाइट किसका है? हाँ सिल्वर, हाँ चांदी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, हाँ ठीक है Na2CO3। ठीक है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम नाइट्रेट, ठीक है NaNO3। और सोडियम सल्फेट का सूत्र, हाँ ठीक है Na2SO4 10H2O। ठीक है। अब बोरेक्स का सूत्र बताइए। हाँ सही है Na2B4O7 10H2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट, हाँ हाँ ठीक है K2CO3, K2CO3। ठीक है। अगला बताएगा पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र, ठीक है KNO3। अगला क्वेश्चन बताएगा मैग्नेसाइट का सूत्र क्या होता है? हाँ मैग्नेसाइट, हाँ MgCO3। डोलोमाइट का सूत्र, मैग्नीशियम का है MgCO3CaCO3। ठीक है। कार्नेलाइट का सूत्र, ये है कार्नेलाइट का सूत्र है KCl MgCl2 6H2O, KCl MgCl2 6H2O। एप्सम लवण का सूत्र बताइएगा, MgSO4 7H2O एप्सम लवण का सूत्र है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइएगा, ठीक है CaCO3। जिप्सम का सूत्र बताइए, हाँ ठीक है CaSO4 2H2O। ठीक है। फ्लोरस्पार का सूत्र क्या है? CaF2। ठीक है। फास्फोराइट का सूत्र, ये कैल्शियम का इसका है फास्फोराइट, ये है CaPO4 सफिक्स 2, CA3PO4 सफिक्स 2। बॉक्साइट का सूत्र बताइएगा, हाँ Al2O3 2H2O। ठीक है। क्रायोलाइट का सूत्र, एल्युमिनियम का इसका Na3LF6। कोरंडम या नीलम का सूत्र बताइएगा, कोरंडम या नीलम, एल्युमिनियम का इसका Al2O3, हाँ Al2O3। ठीक है। और डायस्पोर का सूत्र, ये भी एल्युमिनियम का ही इसका Al2O3H2O। क्यूप्राइट का सूत्र बताइएगा, क्यूप्राइट, हाँ Cu2O, हाँ Cu2O। एजुराइट का सूत्र बताइएगा, ये है 2CuCO3 2CuCO3 CuOH सफिक्स 2। मैलेकाइट किसका है? इसका कॉपर का। ठीक है। इसका सूत्र होता है CuCO3 CuOH सफिक्स 2। कैल्कोसाइट किसका सूत्र है? कैल्कोसाइट, ये भी कॉपर का ही है, इसका सूत्र है Cu2S। और कैल्कोपाइराइट कॉपर का है, इसका सूत्र है CuFeS2।
कैसिटेराइट किस कैश का है? कैसिटेराइट है टीन का इसका। हाँ, इसका सूत्र है SnO2। ठीक है। गलेना किसका है? सीसा का। इसका सूत्र है PbS। हाँ, PbS। और सिरुसाइट का सूत्र है PbCO3। और नेटिव सिल्वर का Ag और अर्जेंटाइट का Ag2S। आगे रसायन विज्ञान में पढ़ेगा पेज नंबर 124-25। बताएगा पुष्प का वास्तविक मादा भाग कौन है? जयांग। जयांग। हाँ, पुष्प का वास्तविक मादा भाग पूछ रहे हैं, तो यह है जयांग। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंडाशय के ऊपर का लंबा एवं पतला भाग कौन होता है? वर्तिका। हाँ, वर्तिका होता है। जबकि वर्तिका का सबसे ऊपर का भाग कौन होता है? जो चिपचिपा होता है। सही है। हाँ, ये अस्टिग्मा होता है, वर्तिकाग्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बीजांड साधारणतः किस आकार का होता है? अंडाकार। हाँ, अंडाकार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बीजांड वृंत द्वारा बीजांडसन से संबंध रहता है। जिस स्थान पर बीजांड वृंत द्वारा लगा रहता है, उस हिस्से को क्या कहते हैं? उस हिस्से को कहते हैं हाइलम। हाँ, हाइलम कहते हैं। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बीजांड वृंत आगे बढ़कर बीजांड से मिलकर एक स्थान बनाता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ हाँ, रैफे। सही है, उसे रैफे कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीजांड काय के मुख्य भाग को क्या कहते हैं? काय। हाँ, बीजांड काय। ठीक है। जो दो आवरणों से ढका रहता है, बाहरी अध्यावरण और भीतरी अध्यावरण। और उस स्थान और जो बीजांड का जो भाग अध्यावरण से ढका नहीं रहता, उस स्थान को क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, बीजांड का जो भाग अध्यावरण से ढका नहीं रहता, उस भाग स्थान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बीजिंड द्वार। हाँ, बीजिंड द्वार कहते हैं उसको। ठीक है। उसे अंग्रेजी में माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है। अब बीजांड द्वार के ठीक विपरीत हिस्से को क्या कहते हैं? सही है, उसे कैलाजा कहते हैं। हाँ, कैलाजा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणकोश कहाँ रहता है या होता है? बीजांड के भीतर में। हाँ, बीजांड के भीतर में भ्रूणकोश रहता है। ठीक है। और युग्मक कहाँ उपस्थित होता है? भ्रूणकोश में। हाँ, भ्रूणकोश में युग्मक या अंडाणु उपस्थित रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। हाँ, एंथोलॉजी। ठीक है। अगला है, जिन पुष्पों में पुष्प के चारों चक्र बाह्य दलपुंज, पुमंग एवं जायांग उपस्थित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे पूर्ण पुष्प। हाँ, कंप्लीट फ्लावर कहते हैं उसको। हाँ, पूर्ण पुष्प कहते हैं। और जिन पुष्पों में पुष्प के एक या अधिक चक्र अनुपस्थित होते हैं, उन्हें कहते हैं अपूर्ण पुष्प। हाँ, अपूर्ण पुष्प, इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य पुंज एवं दल पुंज को पुष्प का कौन सा अंग कहते हैं? हाँ, सहायक अंग, एसोसरीज ऑर्गन। हाँ, एसोसरीज ऑर्गन। जबकि पुमंग और जायांग को क्या कहते हैं? हाँ, उसे आवश्यक अंग कहते हैं, पुमंग और जायांग को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, पराग कणों के परागकोश यानी पॉलन ग्रेन के एंथर से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे के
जयांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे परागन कहते हैं। हाँ, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए इसको। परागकणों के परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। हाँ, पॉलिनेशन कहते हैं उसको। ठीक है, और पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। ठीक है, स्वपरागन और परपरागन। ठीक है, जब एक पुष्प का परागन उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे कौन सा परागन कहते हैं? पर परागन कहते हैं। हाँ, पर परागन। ठीक है, और जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पर परागन किसके द्वारा होता है? हाँ, वायु, कीट, जल, जंतु, हाँ बहुत सारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, घेंगे द्वारा परागन को क्या कहते हैं? हाँ, घेंगे द्वारा। हाँ ठीक है, मेलकोफिलस। हाँ, मेलकोफिलस। ठीक है, और चमगादड़ द्वारा परागन? हाँ, चिरोप्टोफिलस। हाँ, चिरोप्टोफिलस। ठीक है, परागन के पश्चात कौन सी क्रिया प्रारंभ होती है? परागन, हाँ, निषेचन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडसन को भेदती हुई भ्रूणपोष तक पहुंचती है और परागकणों को वहीं छोड़ देती है। इसके पश्चात एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निषेचन। हाँ, निषेचन। हाँ, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब निषेचित अंड क्या कहलाता है? हाँ, यही जायगोट कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, निषेचन के पश्चात। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से। निषेचन के पश्चात बीज किससे बनता है? हाँ, बीजांड से। हाँ, बीजांड से बीज बनता है, और भ्रूण वही युग्मनज से। हाँ, युग्मनज से भ्रूण। ठीक है, और फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। हाँ ठीक है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधों यानी एंजियोस्पर्म प्लांट में निषेचन को क्या कहते हैं? निषेचन को क्या कहते हैं? हाँ, आवृत बीजी पौधों में निषेचन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं त्रिसंलयन। हाँ, ट्रिपल फ्यूजन। हाँ, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट निषेचन के पश्चात पुष्प में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? हाँ, जैसे क्या क्या सूख के गिरता है? हाँ, बाह्य दलपुंज, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये सब मुरझा के गिर जाता है ना। जबकि अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और अंडाशय भित्ति किस में बदल जाती है? फल भित्ति में। अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। ठीक है, और त्रिसंयोजक केंद्र किसमें परिवर्तित हो जाती है? भ्रूणपोष में। हाँ, त्रिसंयोजक केंद्र भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाती है। और अंड कोशिका किसमें परिवर्तित हो जाता है? अंड कोशिका परिवर्तित हो जाता है भ्रूण में। हाँ, इम्ब्रियो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और बीजांडसन किस में परिवर्तित हो जाती है? बीज में, पेरियस्पर्म में। हाँ, पेरियस्पर्म में। ठीक है, और बीजांड किस में परिवर्तित हो जाती है? तो बीज में। हाँ, बीजांड, हाँ, बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, फल का निर्माण किससे होता है?
हाँ, अंडाशय से। हाँ, अंडाशय से होता है, ओवरी से होता है। और परिपक्व अंडाशय को ही क्या कहा जाता है? फल। हाँ, फल कहा जाता है, फ्रूट कहलाता है। ठीक है। फल मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन? हाँ, सही है, सत्य फल और असत्य फल। ठीक है। यदि फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे आम। ठीक है। और कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाइदल इत्यादि भी भाग फल बनने में भाग लेते हैं, तो ऐसे फल को क्या कहते हैं? सही है, असत्य फल या कूट फल। हाँ, असत्य फल या कूट फल कहते हैं। ठीक है, जैसे सेव। हाँ, ठीक है। तीन भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन? हाँ, यह सरल फल, पुंज फल या समूह फल, या और संग्रहित फल। हाँ, या संग्रहित फल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सरल फल के कुछ उदाहरण दीजिए। हाँ, अमरूद, केला, नारियल, सुपारी, खीरा, ककड़ी, लौकी, तरबूज, संतरा, मौसमी, नींबू, टमाटर, मिर्च, अंगूर, पपीता, सेब, नाशपाती, अनार, सब जो है सरल फल। ठीक है। और पुंज फल का उदाहरण? हाँ, शरीफा, रस भरी, मदार, चंपा, सदाबहार, कमल, स्ट्रॉबेरी, ये सब जो है पुंज फल के उदाहरण है। और जबकि संग्रहित फल? हाँ, कटहल, सहतूत, अनानास, अंजीर, बरगद, गुलर, ये सब है संग्रहित फल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं? सरल। हाँ, उसे सरल फल कहते हैं। और सरल फल को एकल फल भी कहा जाता है। ठीक है। सरल फल भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन? सरल फल, हाँ, एगो सरस फल। हाँ, सरस, रस सहित। हाँ, सरस फल और शुष्क फल। ठीक है। सरस फल 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? ये होता है अस्थिल फल, पीपो, हेस्पिरिडियम, बेरी, पोम और बेलस्टा। ये सब 6 प्रकार के हैं। ठीक है। अब जो मिलेगा वह खाली थोड़ी पढ़ना है। है कि नहीं? अब शुष्क फल भी 9 प्रकार का होता है। हाँ, ये होता है कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट, फली, सिलिक्यूआ, पोस्ट विदारक, लेमोन्टम, क्रोमोकार्प, रेगमा, ये सब जो है शुष्क फल का प्रकार है। ठीक है। रेगमा में कौन सा फल आएगा? हाँ, उसका तेल होता है रेडी। हाँ, रेडी। ठीक है। बताइएगा। अंडी बोला जाता है। हाँ, सौंफ, जीरा, धनिया किस प्रकार का है? शुष्क फल का ही है, तो किस प्रकार का शुष्क फल है? यह है क्रेमोकार्प। ठीक है। बबूल, इमली, मूंगफली, यह है लोमेंटम। हाँ, लोमेंटम। ठीक है। भिंडी, कपास, यह है कोष्ठ विदारक। हाँ, कोष्ठ विदारक। ठीक है। सरसों, मूली, यह है सिलिक्यूआ। हाँ, सिलिक्यूआ। मटर, सेम, चना, यह है फली। हाँ, ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में, फली। हाँ, तब मटर, सेम, चना, ये सब जो है फली का है उदाहरण। ठीक है। सिंघाड़ा, लीची, काजू, ये किसका उदाहरण है? यह है नट का उदाहरण। हाँ, नट। ठीक है। गेंदा, सूर्यमुखी, ये उदाहरण है सिप्सेला का। गेहूं, मक्का, जौ, धान, यह है कैरियोप्सिस। नहीं पढ़े हैं तब नहीं पढ़ल, जब दोहरा लीजिएगा ना तो हल्का लगेगा। ठीक है। हाँ, हाँ। अब है अनार, ये जो आता है सरस फल में आता है,
तो कौन सा सरस फल है? बेलस्टा। हाँ, सेब नाशपाती, यह है पोम। पोम, हाँ पोम। टमाटर, अमरूद, मिर्च, अंगूर, केला, यह बेरी। हाँ बेरी है, ठीक है। संतरा, मौसमी, नींबू, यह हेस्पिरिडियम। हाँ हेस्पिरिडियम। खीरा, ककड़ी, लौकी, तरबूज, पो हाँ पीपो। हाँ पीपो है, ठीक है। आम, बेर, नारियल, सुपारी, यह है स्टील फल। हाँ ये सब सरल फल का उदाहरण है, ठीक है। जब एक ही बहुअंडपी पुष्प के युक्तांडपी अंडाशयों से अलग अलग फल बने परंतु समूह के रूप में रहे तो ऐसे फल को क्या कहते हैं? हाँ, उसे पुंज फल या समूह फल, जैसे स्ट्रॉबेरी, शरीफा, चंपा, मदार, ये सब पुंज फल हैं, ठीक है। पुंज फल भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे बेरी पुंज फल, जैसे शरीफा। दूसरा है अस्टिल का पुंज फल, रसभरी। फलीकिल का पुंज फल, चंपा, मदार और सदाबहार। एकिन का पुंज फल, जैसे कमल, स्ट्रॉबेरी। जब एक ही संपूर्ण पुष्प क्रम के पुष्पों से सरल फल बनता है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ उसे संग्रथित फल कहते हैं, संग्रथित फल, ठीक है। जैसे अनानास, सहतूत, हाँ कटहल, बरगद, गुलर, अंजीर, ये सब संग्रथित फल के उदाहरण, ठीक है। आम का खाने योग्य भाग बताइएगा। ठीक है, मध्य फल विधि। अंगूर का खाने योग्य भाग फल विधि, हाँ फल विधि, ठीक है। सेब का खाने योग्य भाग सेब का पुष्पासन, हाँ। और कटहल का खाने योग्य भाग हाँ सपत्र, परिदल एवं बीज, ठीक है। नाशपाती का खाने योग्य भाग पुष्पासन, हाँ पुष्पासन, ठीक है। और गेहूं का खाने योग्य भाग हाँ भ्रूणपोष, ठीक है। लीची का खाने योग्य भाग एरिल, ठीक है। धनिया का खाने योग्य भाग हाँ बीज और पुष्पासन, हाँ बीज और पुष्पासन, ठीक है। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष, हाँ भ्रूणपोष, ठीक है। शरीफा का खाने योग्य भाग फल भित्ति, ठीक है। अमरूद का खाने योग्य भाग फल भित्ति, फल भित्ति। सिंघाड़ा का बीज पत्र, हाँ बीज पत्र, ठीक है। पपीता का खाने योग्य भाग मध्य फल विधि, ठीक है। नींबू का खाने योग्य भाग हाँ रसीले रोम, हाँ रसीले रोम, ठीक है। मूंगफली का खाने योग्य भाग हाँ बीज पत्र या भ्रूण, ठीक है। बेल का खाने योग्य भाग हाँ मध्य एवं अंत फल विधि, ठीक है। काजू का खाने योग्य भाग बीज पत्र। टमाटर का खाने योग्य भाग फल विधि एवं बीजांडसन, हाँ बीजांडसन, ठीक है। बेर का खाने योग्य भाग बेर बेर हाँ बाय एवं मध्य फल विधि, ठीक है। सहतूत का खाने योग्य भाग हाँ ठीक है सपत्र, परिदल एवं बीज, ठीक है। अनार का खाने योग्य भाग ठीक है रसीले बीज चोल। संग्रथित फल भी 2 प्रकार का होता है, कौन कौन? संग्रथित फल 2 प्रकार का होता है, सोरोसिस और साइकोनस। हाँ सोरोसिस में आता है सहतूत, कटहल, अनानास, और साइकोनस में आता है बरगद, गुलर और अंजीर, हाँ बरगद, गुलर और अंजीर, ठीक है। अगला है फलों व उनके उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, ठीक है। कुछ फलों में बिना निषेचन ही अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है, इस तरह बिना निषेचित हुए फल के विकास को क्या कहते हैं? उसे अनिषेक फलन कहते हैं, हाँ जैसे पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? सही है, उत्तक कहते हैं, ठीक है। उत्तक का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सही है, हिस्टोलॉजी कहते हैं, औतिकी कहते हैं, हाँ औतिकी, ठीक है।
हिस्टोलॉजी की स्थापना किसने, किस वैज्ञानिक ने? हाँ, मार्सेलो मैलपीगी। हाँ, मार्सेलो मैलपीगी। ठीक है। और इस शाखा का नामकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? मार्सेलो मैलपीगी शाखा का नामकरण, ये तो वैज्ञानिक हो गया। और भौतिकी शाखा का नामकरण मायर के द्वारा। हाँ, मायर। ठीक है। और उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बीचट। हाँ, बीचट। हाँ, 1771 1802 और मायर 1819 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तक के कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर पादप उत्तक दो प्रकार का होता है। कौन कौन? हाँ, ठीक है। विभाजोत्की उत्तक और अस्थायी उत्तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। कौन सा उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है? हाँ, ठीक है। विभाजोत्की विभाजोत्की उत्तक। ठीक है। विभाजोत्की उत्तक स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हाँ, शीर्ष, हाँ, शीर्ष, पार्श्व और अंतर्वेशी। हाँ, शीर्ष विभाजोत्की उत्तक, पार्श्व विभाजोत्की उत्तक, अंतर्वेशी विभाजोत्की उत्तक। ठीक है। अगला बताएगा, कौन सा उत्तक जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में होता है? हाँ, ये होता है पार्श्व विभाजोत्तक। हाँ, शीर्ष में रहेगा तब न शीर्ष विभाजोत्तक होगा, है ना। जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है उसे शीर्ष विभाजोत्तक कहते हैं। और जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में जो रहता है वो पार्श्व विभाजोत्तक होता है। ठीक, अंतर बोला है। हाँ, और अंतर विभाजोत्तक वह होता है, यह उत्तक अस्थायी उत्तक के बीच बीच में पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं। यह वृद्धि करके अस्थायी उत्तकों में परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ, अंतर्वेशी उत्तक। ठीक है। आगे इसमें पढ़ेगा बायोलॉजी में पेज नंबर 210 11।